बच्चों, अब हम अध्याय 5 पढ़ेंगे। अध्याय 3 देव और 4 जयशंकर प्रसाद आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए इन अध्यायों से संबंधित कोई भी प्रश्न या व्याख्यात्मक स्थिति आपसे नहीं पूछी जाएगी। हम पढ़ रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी कृत कविता उत्साह। निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल की महिषादल रियासत में सन 1899 में हुआ था। इनका पारिवारिक जीवन दुखों से भरा हुआ था, क्योंकि असमय पत्नी की मृत्यु हो गई थी और फिर पिता, चाचा और भाई भी चल बसे। इन कठिन स्थितियों के बाद इनका जीवन इनकी इकलौती बेटी सरोज के इर्द गिर्द ही सीमित हो गया, लेकिन विधाता को शायद वो भी मंजूर नहीं था। तभी तो बेटे की शादी होते ही कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस आघात को कवि मन सहन नहीं कर पाता है और उस सारे प्यार भरे दर्द को समेटकर एक अद्भुत काव्य रचना उनके द्वारा की गई, जो संसार में पिता पुत्री के प्रेम से सरोबार कृति सरोज स्मृति के रूप में प्रसिद्ध है। इसके बाद धीरे धीरे वे कवि हृदय वेदना की असीम पीड़ा को सहते हुए काव्य भावों से परिपूर्ण अपने जीवन को मृत्यु की गोद में सन 1961 में समाहित कर लेता है। निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। छायावादी कवियों में इनका स्थान प्रमुख माना जाता है। छायावादी से तात्पर्य लेखन की एक ऐसी स्थिति जो प्रकृति के रहस्यमय परिस्थितियों से जुड़ा हुआ होता है। इसलिए निराला जी छायावादी युग के 4 प्रमुख आधार स्तंभों में से प्रमुख माने जाते हैं और जो बाकी हैं उनके नाम हैं पंत, प्रसाद और महादेवी। निराला जी की कविता का मुख्य स्वर प्रगतिवादी साहित्य के अंतर्गत शोषकों के विरुद्ध क्रांति के बिगुल बजाने के रूप में देखा जाता है। उन्होंने प्रकृति से संबंधित बहुत सुंदर कविताएं लिखी हैं और बादल राग इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा है। इस अध्याय में हम निराला जी की 2 कविताएं पढ़ेंगे। उत्साह कविता में कवि ने बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया है और यह एक आह्वान गीत है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसलिए निराला जी की ये कविता नवजीवन के नए संदर्भों में देखने का प्रयास करेंगे। और बेटा, ये जो कविता है ये 2 अर्थों के रूप में आपको समझनी होगी, एक सामान्य और एक प्रतीक रूप में, क्योंकि कवि ने इसमें लिखा है बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले गुंगराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि, नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। अब हम पहले अनुच्छेद का जो कठिन शब्द हैं उनके बारे में जानेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या समझेंगे। बादल गरजो, गरजो का मतलब है तेज गर्जना करो। घेर यानी चारों तरफ से घेर लो, घेर कर आ जाओ, एक साथ इकट्ठे हो जाओ। घोर यानी भयंकर, गगन यानी आसमान, धराधर का मतलब होता है बादल और ललित का मतलब होता है सुंदर सुंदर। काले यानी काले रंग वाले, घुंघराले यानी टेढ़े मेढ़े आकार, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के काले घुंघराले बाल होते हैं ना, उसके समान बादलों का आकार होता है। और बाल कल्पना यानी छोटे बच्चे की जो कल्पना होती है उसके जैसे ही हमारे बादल होते हैं। कैसे यानी यहाँ उपमा है, समान आएगा। पाले यानी बराबर। विद्युत छवि यानी बिजली की समान छवि यानी शोभा। और यानी हृदय, नवजीवन यानी नया जीवन देने वाले। वज्र का मतलब होता है कठोर, है ना, कठोर।
आवाज, छिपावा यानी छुपा रखा है, नूतन यानी नया जीवन। इस कविता में वह फिर भर दो, दोबारा दे दो, इसलिए बादल गरजो। अब हम पहले पद की व्याख्या करेंगे, जिसमें कविवर ने हमारे बादलों को संबोधित करते हुए लिखा है कि ये चारों तरफ धरती है, ये हमारी पूरी सूखी बंजर हो गई है और ये बंजर और बहुत दिनों से बारिश नहीं होने के कारण जो धरती की हालत है, उस हालत को अब सुधारना है। इसलिए वो बादलों से एक आह्वान, बुलावा, आह्वान का मतलब क्या होता है? बुलाना। बादलों को बुला रहे हैं एक गीत गाकर, वो भी कौन सा? एक उत्साह के रूप में, वीर रस यानी उत्साह के रूप में कवि भरे हुए बादलों को बुला रहे हैं धरती की जो भयंकर पीड़ा है, जो तपी हुई धरती की पीड़ा है, उसे दूर करने के लिए। इसलिए क्या कह रहे हैं? हे बादल, तुम गरजो, भयंकर गर्जना करो और चारों तरफ से गिरकर आसमान में एक साथ इकट्ठे होकर आ जाओ। और ये जब इकट्ठे होकर दूर दूर आसमान में छाए हुए बादल हैं, ये एक साथ इकट्ठे होकर आएंगे तो वह दृश्य बहुत सुंदर लगेगा। और उस दृश्य की कल्पना कवि ने हमारे छोटे बच्चे के घुंघराले बाल होते हैं ना, वह दूर से देखने पर कितना मनमोहित रूप लगता है, वैसे ही हमारे नीले रंग के आसमान में काले रंग के जब अलग अलग आकार में छंटे हुए बादल इकट्ठे होंगे तो वह दृश्य बहुत सुंदर बन जाएगा। इसलिए कवि ने उस दृश्य को छोटे बच्चे की कल्पना के समान सुंदर सा बताया है। और वो जब सारे बादल इकट्ठे हो जाएंगे तो उन बादलों के दिल में बिजली की कड़क जो गर्जना है वो तेज रूप में समाएगी, यानी गर्जना तेजी से होगी। और जितनी तेजी से गर्जना होगी बादलों के दिल में, उतनी ही तेजी से तो वर्षा होगी। और जैसे ही वो तेज वर्षा होगी तो पृथ्वी जो जलकर अंगार बनी हुई है, उस पर रहने वाले लोगों को क्या मिल जाएगा? नया जीवन मिल जाएगा। क्योंकि वज्र यानी कठोर, वज्र यानी कड़कड़ाहट वाली कठोरता किसमें छिपी हुई है? बादलों के दिल में छिपी हुई है। और जब ये कड़कड़ाहट वाली तेज गर्जना जो बिजली के रूप में होती है, उतना ही तेज स्वर जब बिजली की कड़कड़ाहट में होगा, उतनी ही मूसलाधार बारिश संसार में होगी। और नूतन यानी नया जीवन हमारे पूरे संसार के निवासियों को, पशु पक्षी वनस्पति से लेकर पूरे मानव जाति को मिल जाएगा। इसलिए कवि ने एक उत्साह वाला गीत गाते हुए बादलों को बुलाकर कहा कि हे बादल, तुम तेज गर्जना करो। अब सेकंड अनुच्छेद पढ़ने वाले हैं कि विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल गण, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल का मतलब होता है पागल, और उन्मन का मतलब है बिना मन, और विश्व यानी संसार, और निदाद का मतलब होता है गर्मी, सकल का मतलब होता है सारे, जन यानी लोग, अज्ञात का मतलब अनजान, और अनंत का मतलब कि आकाश की कोई सीमा ही नहीं है, और घन का मतलब बादल, तप्त यानी गर्मी से तपी हुई, धरा यानी धरती, जल यानी पानी, फिर यानी दोबारा, शीतल कर दो यानी ठंडा कर दो। आगे वाले जो पद है उसमें कवि ने व्याख्या करते हुए बादलों से क्या आह्वान करा है कि ये जो संसार है, ये गर्मी के कारण चारों तरफ से व्याकुलता छाई हुई है, बेचैनी भरी हुई है संसार के लोगों में। चारों तरफ ये गर्मी की तपन से लोग बेचैन हैं, व्याकुल है, अनमन, अनमन यानी उदास उदास से रहते हैं। और पूरा विश्व के जो लोग हैं, पूरे विश्व के निदाद के सकल जन यानी पूरे संसार के जो लोग हैं, वो निदाद यानी गर्मी से परेशान हैं। और इन परेशान लोगों की सहायता करने के लिए ऊंचे आसमान में छाए रहने वाले बादल, तुम जल्दी से इकट्ठा होकर आओ और हमारी गर्मी से तपी हुई धरा को शीतल कर दो, ठंडा कर दो। इसलिए हे बादल, तुम तेजी से गर्जना करो।
तो बेटा ये तो हो गया एक तरह से बादलों का धरती के रूप में होने वाला परिवर्तन, क्योंकि जिस प्रकार बादल तेजी से गरजेंगे उतना ही ज्यादा मूसलाधार बारिश होगी और वो ही बारिश आम जन के परिवर्तन का कारण बनेगी, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि हमारी वर्षा पर निर्भर है और वो वर्षा मानसूनी वर्षा होती है और वो समय पर नहीं तो हमारा पूरा कृषि विभाग चौपट हो जाता है। इसलिए यहाँ आम जन की जो सहायता है वो बादलों से ही संभव होती है और इसलिए यहाँ एक आह्वान गीत उत्साह के रूप में कवि के द्वारा लिखा गया है। लेकिन बेटा इसमें एक प्रतीक भी छिपा हुआ है और वो प्रतीक किसका है? हमारे गरीब शोषित वर्गों का है। और शोषित वर्ग जो इस पूरे संसार में है, गरीब, कृषक और मजदूर वर्ग, जिनका बड़े लोगों के द्वारा शोषण किया जाता है, तो उन शोषित वर्गों को एक आह्वान किया जा रहा है कि जब तक तुम लोगों का शोषण होता रहेगा, जब तक कि तुम बादलों के समान अपनी आवाज को गर्जना के रूप में उठाओगे नहीं, अर्थात क्रांति नहीं करोगे। और तुम क्रांति से क्या समझ सकते हो? जो आज अपने अधिकारों के लिए हड़ताल वगैरह की जाती है ना, वो क्रांति के रूप में देखी जाती है। इसलिए उन निम्न गरीब लोगों से कवि ने आह्वान किया है कि हे शोषित वर्ग, तुम अपने हितों को प्राप्त करना चाहते हो तो अपनी आवाज में बादलों के समान तेज गर्जना लाकर चारों तरफ इस प्रकार गर्जना करो कि ये जो संसार उच्च वर्ग के लोगों से भरा हुआ है, जो तुम्हारा शोषण कर रहा है, वो हिल जाए और तुम्हारा जो दिल है उस दिल में तुम्हारे जो दर्द है और वो दर्द विद्युत यानी बिजली के समान तेज कड़क वाली आवाज के रूप में संसार के सामने आएगा, तो तुम्हारे जीवन में भी नए जीवन के कारण बनेगा, क्योंकि तुम्हारी आवाज का साथ देने के लिए दूसरे लोग भी इकट्ठे होकर आगे आएंगे और इस प्रकार से जितना भी हमारे चारों तरफ जो शोषित वर्ग फैला हुआ है वो इकट्ठा होगा, नए जीवन की कल्पना करेगा और तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे आवाज में आवाज मिलाते हुए आगे आएगा। क्योंकि आज ये जो संसार है, सेकंड पैराग्राफ देखें, क्योंकि ये जो संसार है, शोषित वर्ग, गरीब वर्ग अपने आसपास की समस्याएं, जीवन की उलझनों से इतना व्याकुल है कि हर समय वे उदास रहता है और वो पूरे विश्व में है, एक जगह तक ही सीमित नहीं है, वो पूरे विश्व में है और वो लोग उदासी के एक दायरे में सीमित अपने जीवन को बोझा मानकर जीने के लिए विवश हो रहे हैं। लेकिन तुम अज्ञात दिशा से आने वाले व्यक्तित्व, अगर बादलों के समान तुम्हारी कड़कड़ाहट की आवाज विश्व के किसी भी कोने में पहुंचेगी तो उनके भी मन में एक नवीन विचार पैदा होगा और जो तप्त धरा है, वो धरा कौन सी है? उनका जीवन धरा के रूप में माना गया है। और तप्त का मतलब क्या हो जाएगा? उन गरीब लोगों के जीवन की कठिनाइयों से वो पूरी तरह से जले हुए हैं और जब उन सब लोगों को आपकी आवाज का स्पर्श मिलेगा और वो आवाज एक क्रांति की आवाज होगी, तो उन लोगों के जीवन में भी एक परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन शीतल जल के समान शांति उनके जीवन में भी ले आएगा। अर्थात उन्हें भी कुछ अधिकार मिलेंगे, उन्हें भी अपनी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी करने का एक माध्यम मिल जाएगा और जिससे कि उनका गरीबी का जो जीवन है वो भी उस श्राप से बाहर निकलकर एक आकार लेगा और अपने सपनों को साकार करेगा। इसलिए ये कविता एक तो बादलों का परिवर्तन किसानों के रूप में है और दूसरा परिवर्तन हमारे मजदूर वर्ग के रूप में, शोषित वर्ग के रूप में है और वो दोनों ही परिवर्तन की नज़र में कवि यहाँ देखते हैं। और अब हम सेकंड जो अध्याय है, सेकंड कविता है, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस कविता से जुड़ा हुआ जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछेंगे और जानने का प्रयास करेंगे।